आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज जो है प्रैक्टिस नंबर 11 करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा, जो बेस होगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो जो भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा उनकी तैयारी में। तो आइए आज हम लोग एक नया सेट का क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ साथ पढ़िए। मैं पेंसिल का नीब थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पिक आउट द नॉन इनफिनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको जो सेंटेंस नीचे दिया जा रहा है उसमें आपको खोजना क्या है? नॉन इनफिनाइट वर्ब्स खोजना है। तो आप अगर मेरे प्रीवियस सारे प्रैक्टिस सेट देख के आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि नॉन फिनाइट वर्ब होता क्या है। तो क्या है कि नॉन फिनाइट वर्ब जो हमारे 3 ही होते हैं। दुनिया में जितने भी वर्ब हैं वो फिनाइट वर्ब है, और हमारे नॉन इनफिनाइट वर्ब सिर्फ 3 होते हैं। वो एक होते हैं जीरेंड, एक होते हैं पार्टिसिपल, और एक होते हैं हमारे इनफिनिटिव। ठीक है, जीरेंड क्या होता है? जीरेंड होता है वर्ब प्लस आईएनजी होता है, जो वर्क करता है एज नाउन की तरह। पार्टिसिपल क्या होता है? ये 2 तरह का होता है, एक वर्ब का तीसरा रूप होता है, एक वर्ब का चौथा रूप होता है। वर्ब का तीसरा रूप जो होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा रूप होता है पास्ट पार्टिसिपल, चौथा रूप होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और ये वर्क जो हमारा पार्टिसिपल है वो वर्क करता है एज एडजेक्टिव। ठीक है, जो हमारा तीसरा होता है वो होता है 2+V1, जो वर्क करता है नाउन की तरह। ठीक है, तो आपको तीनों मैंने बता दिया। तो देखिए, आपको अगर इतना ये नियम पता है, और अगर नाउन अगर होगा, जीरेंड अगर हमारा नाउन होता है, तो ये कैसे कैसे रूप में आपको दिखने के लिए मिलेगा सेंटेंस में? सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। जो इन्फिनिटिव हमारा नाउन होता है, तो ये किस किस रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा सब्जेक्ट में? ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। आपका यहाँ पर है वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट। इसमें से आपको खोजना है नॉन इनफिनाइट वर्ब। तो देखिए, मैं यहाँ पर वुड का अगर पूरा इसको पोस्टमार्टम करूँ, वुड आपका क्या है? मॉडल है। यू तो हो नहीं सकता। यू क्या है? प्रोनाउन है। माइंड क्या है? ये आपका फिनाइट वर्ब है। वेटिंग क्या है? वेटिंग अभी छोड़ दीजिए। ए क्या है? आर्टिकल है। मोमेंट क्या है? मोमेंट आपका क्या है? मोमेंट आपका नाउन है, क्योंकि नाउन क्या होता है? जिसका आप एस या ई एस लगा के क्या कर सकते हैं? उसका सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं, वो नाउन होता है। तो मोमेंट यहाँ पर क्या है? नाउन है। तो बचा इस सेंटेंस में कौन? हमारा इस सेंटेंस में सिर्फ बचा कौन? वेटिंग ही तो बचा। जो बचा वो हमारा क्या हो गया? नॉन इनफिनाइट वर्ब हो गया। तो हमारा वेटिंग जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर है। एक तो इस तरह से अगर आपको एक सेंटेंस दिया जाए, उसमें से अगर आप सब कुछ पता कर लो तो जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन पूछा। या नहीं तो नियम इतना याद रखो। ठीक है, देखो नियम के अनुसार बनाओगे तो वेट प्लस आईएनजी। वेट आपका क्या है? वर्ब, आईएनजी जुड़ा है इसके साथ। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यू वुड माइंड वेटिंग अ मोमेंट। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है
तो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो या नहीं तो क्या होगा, जीरेंड होगा, या नहीं तो ये जीरेंड ही होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, एज ए जीरेंड वर्क कर रहा है। और जीरेंड आपका होता क्या है, नन फिनाइट का ही तो टाइप होता है। तो इसलिए हमारा जो है वेटिंग क्या है, नॉन इनफिनाइट वर्ब है। ठीक है, चलते हैं आगे। थर्टी 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसको आपको सही ऑप्शन के साथ फिल करना है। क्या है, वन ऑफ दीज मैन डैश द कल्प्रिट। देखिए ये रूल पे है, इसका आपको उतना हिंदी अर्थ निकालने नहीं बैठ जाना है, ये रूल पे है ये सेंटेंस। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो वन ऑफ के बाद किसी भी सेंटेंस में अगर वन ऑफ लगा हो, उसके बाद जो वर्ब आएगा सेंटेंस का, वो क्या होगा, हमेशा याद रखिए, वो आपका सिंगुलर होता है। वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो आर तो आपका प्लूरल है, तो ये होगा नहीं, है प्लूरल है, ये होगा नहीं। अब हैज़ बोलिएगा कि ये तो सिंगुलर है सर, तो ये होना चाहिए, तो नहीं। यहाँ पर हैज़ जो है ना, हैज़ जब भी यूज होता है तो परफेक्ट के लिए होता है यूज। तो हैज़ के साथ हमेशा क्या आता है, भी3 आएगा। ठीक ना, तो हैज़ के साथ हमेशा भी3 आता है। तो नॉर्मल सेंटेंस में आप इसको यूज नहीं कर सकते हो सिंगुलर के रूप में। तो यहाँ पर हैज़ के साथ यहाँ तो द कल्प्रिट आ गया, नाउन आ गया, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, सिंपली ईज होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल सेंटेंस है तो उसके अनुसार ईज आएगा। हैज़ बोलोगे कि हैज़ भी आपका सिंगुलर होता है सर, तो आप सिंगुलर काहे नहीं लगाते हैज़, नहीं इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हैज़ अपने बाद क्या लेता है, भी3 लेता है, तभी होता है। और आप एक नॉर्मल सेंटेंस में हैज़ का यूज नहीं कर सकते हो ऐसे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द नॉन इनफिनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो आपको अभी मैंने नॉन इनफिनाइट वर्ब का पूरा थ्योरी दिया है। ठीक है, तो उस आधार पे आप बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर खोजना अगर बैठोगे सेंटेंस बाय सेंटेंस, तो देयर वाज नथिंग फॉर हिम, अगर लिखोगे तो देयर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और हमारा लगता है देयर ये एक तरह का क्या होता है, प्रोनाउन। ठीक है, और वाज क्या आपका हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो या मेन वर्ब की तरह वर्क करता है। ठीक है, नथिंग, नथिंग क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। ठीक है, फोर क्या है, फोर आपका प्रीपोजिशन है। हिम क्या है आपका प्रोनाउन है ना। मतलब सिंपली एक तरह से देखा जाए तो टू, और यहाँ पर अब फोर फिर लेते हैं तो फोर क्या आपका प्रोनाउन है। और टू फाइट अगर आप लेके चलो तो नॉन इनफिनाइट वर्ब का जो तीसरा होता है टाइप, वो क्या होता है, टू प्लस V1, ये कि क्या होता है, इनफिनिटिव होता है, जो वर्क करता है एज अ नाउन की तरह। ठीक है, और नाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट यानी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, सेंटेंस का हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए टू प्लस V1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव आपका होता क्या है, नॉन इनफिनाइट वर्ब होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका क्या है, फाइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को पूरा मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ एक एक चीज़। देखिए प्रतिदिन हम लोग बेटर होते जाएंगे। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रतिदिन सुधार होगा। मेरा भी वीडियो में कुछ ना कुछ सुधार हो रहा, आपके भी पढ़ाई में सुधार होगा। ठीक है, अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर आपको जो ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते थे आपके लिए
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट है तो पहले विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा मिल रहा है यहाँ पर। तो देखिए हैव बीन वेटिंग, ये तो हैव किसको बताता है? प्रेजेंट को, फ्यूचर तो बताता नहीं है। ये ऑप्शन बी खत्म। शैल फ्यूचर बताता है लेकिन हमको चाहिए फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट के लिए क्या चाहिए? हैव भी चाहिए, हैव हैज भी चाहिए, है ना। तो यहाँ तो है नहीं, ख़त्म। हैड क्या बताता है? हैड आपका पास्ट बताता है, तो ये भी ख़त्म। जो ऑप्शन बचा वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, शैल हैव बीन वेटिंग है ना, शैल हैव बीन वेटिंग आपका स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ए हो गया। अब हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो क्या है आपका? ये है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो ही आस्क्ड यहाँ पर है रिपोर्टिंग वर्ब, वो है पास्ट टेंस में। हैव यू गॉट अ लैपटॉप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर जो बढ़ाएगा वो क्या बढ़ाएगा? पास्ट टेंस बढ़ाएगा। तो पास्ट टेंस विल क्या है? फ्यूचर, ख़त्म। वांट्स क्या है? प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट टेंस, तो ये भी ख़त्म। ये आपका विल से तक क्या था? फ्यूचर टेंस, ये भी ख़त्म। बचा वांटेड इसमें है। ठीक है ना, ये आपका पास्ट में है। लेकिन देखो थोड़ा सा आपको है ना क्वेश्चन पढ़ के भी थोड़ा सा आपको अर्थ समझना होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है? ही आस्क्ड, उसने पूछा। आस्क मतलब क्या होता है? पूछना के सेंस में होता है, अर्थ होता है। हैव यू गॉट अ लैपटॉप, क्या तुमने एक लैपटॉप पाया या प्राप्त किया, ऐसा कुछ अर्थ आ रहा है कि वह पूछा हैव यू गॉट ए लैपटॉप, क्या तुमने एक लैपटॉप प्राप्त किया, तो ऐसा ही कुछ अर्थ है। तो पूछने का सेंस आ रहा है, तो पूछ के वो क्या कर रहा है? वो उस बारे में जानना चाहता है कि क्या तुमने एक लैपटॉप प्राप्त किया, ये पूछने के सेंस में आ रहा है। तो यहाँ पर सेंस देखते पूछने का सेंस में ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में किस में से आ रहा है? तो देखिए मतलब पूछ के वो क्या कर रहा है? उस बात को जानना चाहता है ना। तो देखिए नो का मतलब क्या होता है? जानना के अर्थ में होता है। आस्क मतलब क्या होता है? पूछना। तो हमारा डायरेक्ट स्पीच है पूछने के सेंस में, लेकिन जब हमारा अगर कोई चीज़ हम पूछ रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में अगर हम कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो उसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बदलेगा तो इसका मतलब वो कहने का मतलब क्या? वो बात को वो जानना चाहता था। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या होगा? जानना चाहता था, तो आस्क वाला नहीं होगा, वांटेड। कौन होगा? नो वाला के साथ जो वांटेड लगा ना वो होगा। तो यहाँ से आंसर आपका हो गया ए राइट। और थोड़ा सा अगर आपको इतना भी दिक्कत है तो इस सेंटेंस में यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर अपने से क्या मानते हैं? मी मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठा है? यू, जो हमारा क्या होता है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसके अनुसार यू के अनुसार ये बदलेगा, तो क्या बदलेगा? मी किस में बदलेगा? मी का क्या होगा? आई होता है। तो इसलिए यहाँ देखो आई आया है तो आई बदलेगा, यहाँ तो बदलेगा नहीं। ऐसे भी यहाँ पर हैव क्या है? प्रेजेंट है। आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में है। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच किस में जाएगा? पास्ट टेंस में जाएगा। ठीक ना, तो प्रेजेंट तो होगा नहीं कभी भी। तो ऐसे भी डी गलत। तो आपका आंसर क्या होगा? ए।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। ईडियम फ्रेज आपको भरना है इसमें, ठीक है। तो ईडियम फ्रेज क्या है देख लेते हैं। एकिन टू का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है किसी के समान, मतलब किसी के समान। जैसे नहीं होता है दो चीज़ समान तुलना करना, सिमिलर चीज़ जिसे बोलते हैं। समान मतलब हिंदी सिमिलर। दो चीज़ क्या होता है? समान कब होता है? जब कोई चीज़ सिमिलर की बात करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किसी के समान का अर्थ ही चारों ऑप्शन में कौन दे रहा है। डिफरेंट गलत, इनडिफरेंट गलत, अटेंशन गलत, सिमिलर टू समथिंग किसी चीज़ के समान, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब है वो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब आगे 37, ये आपका भी ईडियम फ्रेज है। एक क्लोज सेव। एक क्लोज सेव का मतलब क्या होता है? खतरे से बाल बचना, ठीक है। हिंदी मतलब क्या होता है क्लोज सेव? खतरे से बाल बचना। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन में किसका अर्थ निकल रहा है। खतरे से बाल बचना, तो विक्ट्री मतलब जीत, डिफीट नहीं, डाइवर्जन नहीं, नैरो स्कोप मतलब खतरे से बाल बचना, नैरो स्केप। अब हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है। आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? कंडीशनल सेंटेंस। तो देखिए आपका यहाँ पर यू विल नॉट बी एबल टू यूज ग्रामर। यहाँ पर जो मेन क्लाउज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, करेक्टली तक, वो आपका क्या है? मेन क्लाउज किस में है? फ्यूचर टेंस में है। कैसे पहचाने? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? विल नॉट का यूज हुआ, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे तो उसको कैसे लिखते हैं? वुड नॉट लिखते हैं, ठीक है। विल नॉट को ही शॉर्ट लिखते हैं, विल नॉट। तो मेन क्लाउज अगर फ्यूचर टेंस में है तो इसके बाद जो कंडीशनल क्लाउज होगा अनलेस के बाद, ठीक है, कंडीशनल क्लाउज जो अनलेस के बाद बनेगा वो किस में जाएगा? प्रेजेंट टेंस में जाएगा। किस में जाएगा? प्रेजेंट टेंस में जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस में जाएगा तो देखिए ये डू नॉट अंडरस्टैंड, डू नॉट अंडरस्टैंड। देखिए और एक चीज़ और देखिए, अनलेस खुद में क्या होता है? खुद में निगेटिव का भाव रखता है। मतलब अनलेस से खुद निगेटिव का क्या होता है? भाव प्रकट होता है। तो फिर से आप अनलेस यू भाव प्रकट हो गया तो यहाँ जो वर्ब आएगा उसके साथ नॉट नहीं लगेगा, तो ये ख़त्म, क्योंकि अनलेस वो उसका कमी पूरा कर दे रहा है। फिर तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस बनाएगा तो हैव तो होगा नहीं, ये खत्म। डू अंडरस्टैंड, डू कब यूज होता है? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो ये भी ख़त्म। बचा कौन? सी। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द टीचर ऑफ पैराग्रासिंग, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या, द टेक्निक ऑफ पैराग्रासिंग। यहाँ पर जो ये तो ऑफ है, ऑफ हमारा क्या है? ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के आगे ये जो पैराग्रासिंग है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इससे हमको सेंटेंस कर, तो इसके अनुसार यहाँ पर जो आएगा वर्ब आएगा, ठीक है। तो द टेक्निक जो है
एक तरह से क्या है, सिंगुलर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो कौन सा लग रहा है आपको, हैज़ टू बी प्रैक्टिस, हैव टू बी प्रैक्टिस, इज प्रैक्टिसिंग। देखिए इज के बाद अगर भी मतलब इज के बाद भी प्लस ING आ जाए ना, तो वो कैसे वर्क करता है, जब एक्टिव वर्क करता है, एक्टिव वॉइस। तो द टेक्निक ऑफ पैराग्रेसिंग, यहाँ कुछ करता कोई काम थोड़ा कर रहा है, तो ये नहीं होगा, एक्टिव का सेंस नहीं जा रहा है यहाँ पर। आर प्रैक्टिस, आर के बाद अगर V3 या V2 लग जाए या V3 लगता है, तो वो क्या बन जाता है, पैसिव सेंटेंस। तो यहाँ पैसिव मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य हो नहीं रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, B और C में अब हमको खेलना है। तो B और C में जो खेलेंगे, तो यहाँ पर द टेक्निक हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब जो आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा ना। हैव तो आपका प्लूरल होता है, तो ये होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो गया, B। चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इफ़ राजा गोज टू द पार्क ही डैश हिज फ्रेंड। कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, तो इफ़ वाले के बाद इफ़ जो क्लाउज है यहाँ से यहाँ तक, पार्क तक, इसका आपको टेंस पकड़ना होगा। तो टेंस क्या है, गोज है, तो इसका मतलब ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में। जब इफ क्लाउज आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो मेन क्लाउज किस में हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में। ये नियम एकदम याद कर लीजिए, इफ क्लाउज अगर प्रेजेंट टेंस में, तो मेन क्लाउज फ्यूचर टेंस में। अगर फ्यूचर क्लाउज अगर मेन क्लाउज फ्यूचर टेंस में, तो इफ क्लाउज प्रेजेंट टेंस में। उल्टा आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये किस में चाहिए हमको, मेन क्लाउज फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पर जो भराएगा वो देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका कैन सी, ये नहीं होगा, ये तो मॉडल अथी हो गया। कुड पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, तो ये नहीं है, ये प्रेजेंट है, ये आपका पास्ट है, तो ये दोनों नहीं भराएगा। हमको चाहिए फ्यूचर। वुड क्या हो गया, पास्ट, ये भी नहीं होगा। विल आपका फ्यूचर शो कर रहा था, आपका ऑप्शन बी राइट होगा। अब आपका नंबर क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच पंचुएशन मार्क इज यूज्ड टू शो एक्साइटमेंट। आपको जो है एक्साइटमेंट के लिए पंचुएशन मार्क क्या होता है वो आपको बताना है। तो एक्साइटमेंट का मतलब क्या, एक सडन फीलिंग से संबोधित कर रहे हैं, सडन फीलिंग। तो सडन फीलिंग के लिए कौन सा साइन का यूज करते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क का ही तो यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। अब हमारा क्या है, कंबाइन द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। आपको ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो ये क्वेश्चन देखो आपको लग रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में भी किए हैं किसी न किसी में। तो देखिए इस रिपीटेड क्वेश्चन से क्या पता चलता है कि आपका जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार DLED में, वो प्रीवियस ईयर से आपको बहुत मैच कर जाएगा। इसलिए आप प्रीवियस ईयर को सीरियस लेके पढ़िए, तो आपका मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए जो परसेंटेज चाहिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो परसेंटेज चाहिए वो आपका प्रैक्टिस सेट से ही पूरा हो जाएगा कमी, ठीक है। तो चलते हैं इसका। तो यहाँ रॉबिन इज माई फ्रेंड, ही इज अ जर्नलिस्ट।
तो इसका मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर जो आप लोग को कमेंट में करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है और मैंने इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर लिया है प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में। तो देखते हैं कि कौन कौन फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो वो इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। एक आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर है ना, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें इस चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन भराएगा वो आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो ए पेंटागन, तो क्या होता है, ए पेंटागन जो होता है ये क्या होता है, सिंगुलर है। किसको इंडिकेट कर रहा है, सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, ए पेंटागन के बाद यहाँ जो वर्ब आएगा उसका जो रूप होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो वर्ब सिंगुलर किस रूप में होता है, जब वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाए तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। हैड तो पास्ट है, नहीं होगा। हैव प्लुरल है, नहीं होगा। हैज भी नहीं, हैज ही होगा, ठीक है। हैज क्योंकि सिंगुलर है यहाँ पर, तो हैज होगा। अब हैव हैड नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने नियम आपको बताया है कि एक चीज़ आप याद रखो, एक कंडीशन याद रख सकते हो कि वॉइस में नो टेंस चेंज। मतलब इसमें क्या होता है, जब हम एक्टिव से पैसिव जाते हैं ना तो हमारा चेंज टेंस नहीं होता है। और दूसरा, एक्टिव से जब पैसिव जाते हैं या पैसिव से एक्टिव आते हैं तो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका सेंटेंस दिया हुआ है, ही वाज वाचिंग टेलीविज़न। यहाँ पर ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है और टेलीविज़न आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। और वाज वाचिंग से क्या पता चल रहा है, वाज वाचिंग से क्या पता चल रहा है कि ये किस में है, पास्ट। ये आपका किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है ना। तो पास्ट टेंस में तो जो हम पैसिव वॉइस बदलेंगे उसका भी टेंस किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो क्या है कि यहाँ पर हमारा टेलीविज़न ऑब्जेक्ट है, तो हमारा पैसिव वॉइस में टेलीविज़न देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा, मैंने बोला कि पैसिव वॉइस में टेंस क्या होगा, पास्ट होगा। तो यहाँ तो देखिए हैज भी ना, हैज किसको इंडिकेट करता है, प्रेजेंट को। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये नहीं होगा। अब हमारा क्या कि वाज वाचिंग है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस जो इसका बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा वाज प्लस बिंग प्लस V3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इस जो हमारा पास्ट टेंस में है वाज वाचिंग है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो वाज प्लस बिंग प्लस V3 बनेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए वाज और वाच्ड है तो V2 है, तो ये भी ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब देखिए वाच्ड है तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, वाज प्लस बिंग प्लस V3 होगा। तो वाज बिंग प्लस V3 है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्या है,
कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। एक सेंटेंस में इसको आपको बदल के दिखाना है। तो एक सेंटेंस में कौन सा भराएगा? द सर्वेंट मॉप्ड द रूम, शी फाउंड अ वॉलेट लाइंग इन द नेयर। कहने का मतलब क्या निकल रहा है इसका अर्थ? तो हिंदी क्या हो गया इसका अर्थ क्या हो गया? द सर्वेंट मॉप्ड द रूम, शी फाउंड अ वॉलेट लाइंग इन द कॉर्नर। तो इसका हिंदी क्या निकल के आया? नौकर ने कमरे की सफाई की। द सर्वेंट मॉप द रूम, मतलब मॉप्ड का मतलब क्या होता है? सफाई करना। तो नौकर ने कमरे की सफाई की। सी फाउंड अ वॉलेट। अच्छा, नौकर में यहाँ पर हिंदी इंग्लिश से सी है तो स्त्रीलिंग है ना ये, तो नौकर के लिए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग एक ही होता है, ठीक है। तो नौकर ने रूम की सफाई की। सी फाउंड ए वॉलेट लाइंग इन द रूम। उसे कोने में एक बटुआ पड़ा मिला। उसे कोने में एक बटुआ पड़ा मिला। तो इसका आपको ऑप्शन कौन सा सही अच्छा लगता है? द सर्वेंट फाउंड अ वॉलेट वाइल मॉपिंग द कॉर्नर ऑफ द रूम। इसका मतलब हुआ नौकर ने एक वॉलेट है ना, हाँ, नौकर ने एक वॉलेट प्राप्त किया, पाया, जब वो मॉपिंग द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब क्या कर रहा था? रूम के कॉर्नर को साफ कर रहा था, कमरे के कॉर्नर को सफाई कर रहा था। तो आप देखो क्वेश्चन में, ठीक है, कॉर्नर की सफाई कर रहा था, तो ऐसा तो अर्थ इसमें से नहीं आ रहा है कि कॉर्नर का सफाई कर रहा था। तो उसे यहाँ पर है मॉपिंग द कॉर्नर ऑफ द रूम, मतलब रूम के वाइल मॉपिंग द कॉर्नर ऑफ द रूम, मतलब क्या हुआ कि जब वह रूम के कोने का सफाई कर रहा था तब उसे मिला। तो ऐसा तो नहीं है, उसे क्या मिला था? उसे इस यहाँ पर निकल रहा है कि उसे कोने में एक बटुआ पड़ा मिला था। यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि वाइल, जब मॉपिंग द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब वो क्या कर रहा था? सफाई कर रहा था रूम के कॉर्नर का, नहीं। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। अब देखते हैं बी, द सर्वेंट फाउंडेड हो गया हमारा किस में चला गया? पास्ट में चला गया। पास्ट वाला बात थोड़ी हो रहा है, यहाँ पर फाउंड है, V1 बात हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। द सर्वेंट मॉप द रूम एंड फाउंड अ वॉलेट, यहाँ ठीक है, यहाँ भी फाउंड है। तो देख लेते हैं 45 में कि क्या होगा। द सर्वेंट मॉप द रूम, सर्वेंट जो है रूम का सफाई कर रहा था। एंड फाउंड अ वॉलेट लाइंग इन द कॉर्नर, और पाया कि एक जो उसका बटुआ है कहाँ? कोने में रखा हुआ है। नहीं, ऐसा रखा हुआ तो थोड़ू लाइन का सेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो सॉरी, यहाँ जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे यहाँ से यहाँ तक, क्या हो रहा है यार, क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ लाइन का थोड़ा, लाइन मतलब रखा रहना, लाइन का नहीं बोध हो रहा है, तो ये भी गलत। तो यहाँ पर हो रहा है वाइल मॉपिंग द रूम, जब रूम का सफाई कर रहा था, जब रूम का सफाई हो रहा था। द सर्वेंट फाउंड अ वॉलेट लाइंग इन द रूम, तब जब सफाई कर रहा था, यहाँ भी तो वही हो रहा है कि सर्वेंट ने जब रूम का सफाई कर रहा था तो सी फाउंड अ वॉलेट लाइंग इन द रूम, ठीक है, ओ सॉरी, लाइंग यूज होगा, लेकिन देख लेते हैं। द सर्वेंट फाउंड द रूम, द सर्वेंट मॉप द रूम, द फाउंड अ वॉलेट लाइंग द रूम। सर्वेंट क्या है? सर्वेंट रूम की सफाई कर रहा था, और फाउंड पाया कि एक, और पाया, फाउंड मतलब पाना, एक, वॉलेट मतलब पर्स, पाया एक पर्स कहाँ? कोने में। उसे कोने में एक बटुआ पड़ा मिला, लाइंग मतलब पड़ा मिला, उसे कोने में एक बटुआ क्या मिला? पड़ा मिला। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर बात नहीं आ रहा है कि सर्वेंट रूम की सफाई कर रहा था, यही दोनों में, इसी दोनों में आंसर कोई है, ठीक है। द सर्वेंट मॉप द रूम, सर्वेंट क्या है? सर्वेंट जो है रूम का सफाई कर रहा था और उसे एक बटुआ पड़ा मिला, ऐसा बात आ रहा है। लेकिन इसका एक अच्छा वर्ड है जब, यहाँ पर एक शब्द जोड़ देना, जब वो सफाई कर रहा था तब, उसमें सब अच्छा लगता है। यहाँ पर वाइल जो है ये सही है कि वाइल मॉपिंग द रूम, जब वह रूम का सफाई कर रहा था ना, द सर्वेंट फाउंड अ वॉलेट लाइंग इन द कॉर्नर, तब उसे क्या हुआ?
रूम के कोने में पड़ा एक वॉलेट मिला, ये आपका सही लग रहा है और ये चार ऑप्शन सही नहीं लग रहा था, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सेंटेंस अरेंज करने के लिए दे देगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन के साथ। तो आई विश का मतलब क्या हो गया? एक इच्छा करना, काल्पनिक इच्छा करना। काल्पनिक इच्छा जताना हुआ। तो जब भी हम काल्पनिक इच्छा प्रकट करते तो वो किस में चला जाता है? पास्ट टेंस का क्या आता है? वर्ब से हम इसको हम बयां करते हैं। और भी पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब लेता है? वेयर लेता है। एकदम रट लीजिए, ये एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ कौन यूज होगा? वेयर। ऑप्शन भी देखिए, वाज नहीं होगा, इज नहीं होगा, वेयर होगा। आगे बढ़ते हैं, ईडियम फ्रेज देखते हैं। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को कार्य रूप में देना, मतलब कार्यान्वित करना, मतलब कोई चीज़ को एक्शन में लाना। क्या लिख सकते हैं हम लोग? कार्यान्वित करना, मतलब कोई भी चीज़ को क्या करना? एक्शन में लाना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पुट समथिंग इनटू एक्शन, टू कैरी समथिंग हैवी नहीं, टू इंकरेज सम नहीं, ये नहीं, ऑप्शन ए राइट। अब हमारा डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच बदलना। तो देखिए, आई विल मेक श्योर टू हेल्प यू मे सिस्टर सेड, ये आपका क्या है? डायरेक्ट स्पीच में है। और यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो माई सिस्टर सेड है इसका मतलब पास्ट टेंस में है। तो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस क्या होगा? चेंज होगा। तो विल किस में जाएगा? वुड में जाएगा। यहाँ पर कहीं भी वुड दिख रहा है? वुड नहीं दिख रहा है, वुड नहीं दिख रहा है, वुड नहीं दिख रहा है, एक इसी में दिख रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी राइट हो गया, ठीक है। देखिए, इस तरह से आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप तेज़ी से सॉल्व करना चाहते हो तो आपका ऑप्शन बी राइट। अब हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। इफ़ है द सन, आई विल गो स्विमिंग। विल क्या है? विल यहाँ पर मेन क्लाउज का जो वर्ब है विल, इससे पता चल रहा है कि मेन क्लाउज किस में है? फ्यूचर टेंस में है। अगर तो इफ़ क्लाउज किस में होगा? इफ़ क्लाउज आपका प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो देखिए, तो इफ़ द सन कौन होगा? विल होगा, नहीं वुड नहीं होगा। द सन है, द सन मतलब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो ये तो पूरा ये नहीं, ये हो जाएगा साइंस होगा। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, सिंगुलर लगेगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। गिवन दिए हुए सेंटेंस का आपको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो देखिए, ही प्लीज्ड मी, यहाँ पर जो प्लीज्ड है ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है V2। अब V2 का मतलब पास्ट टेंस। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, ये एक्टिव वॉइस है, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा? वाज प्लस V3 बनेगा, यही बनेगा, वाज प्लस V3 इसका फॉर्मेट आएगा। तो वाज प्लस V3, तो बिंग नहीं होगा, एम तो होगा नहीं, काहे कि टेंस नहीं बदलता है। वाज ठीक है, आई ठीक है, आई ठीक है, और प्लीज्ड भी ठीक है, विथ और ही बदलेगा इधर आके, ऑब्जेक्ट बनेगा ना, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव में। तो ही का क्या होगा ना? हिम होना चाहिए, इसमें हिम गायब है तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा आपका? डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन। इस सिंबल को क्या कहते हैं? इस सिंबल को क्या कहते हैं ये बताना आपको। तो क्या कहते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क नहीं कहते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का साइन ऐसा होता है, फुल स्टॉप का ऐसा होता है, सेमी कॉलन का क्या होता है? सेमी कॉलन ऐसा होता है ना? नहीं, ये तो डैश होता है, मैं भी थोड़ा भूल जाता हूँ। सेमी कॉलन ऐसा होता है, ठीक है।
तो आपको सिंबल भी याद करना है, आ जाता है एक जरूर आपका पेपर में रहेगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। सी डैश डेली, अच्छा सी डैश डेली से आपको एक रूटीन वर्क का पता चल रहा है। रूटीन वर्क को इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। रूटीन हैबिट दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस का। तो वॉकिंग तो होगा नहीं, हैव होगा नहीं, और सी है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर यहाँ वर्ब भी लेगा। तो वाल्क तो V1 है, और V1 के फॉर्म में वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये आपका सिंगुलर है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। अब हमारा करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द ओल्ड मैन फेल डैश द लेडर, सेपरेट होने का बात है कि लेडर से अलग होगा तभी गिर जाएगा, तो इन ने ऑफ ने होगा ना, ऑफ होगा, ठीक है, OFF ऑफ। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देखिए माई फादर हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज डैश 1918। 1918 आपको क्या दर्शाता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। अब पॉइंट ऑफ टाइम को भरने, पॉइंट ऑफ टाइम किससे इंडिकेट होता है? किस प्रीपोजिशन से? तो सिंस प्रीपोजिशन से हम किसको इंडिकेट करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम को बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ 4 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन होगा? सिंस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, ये आपका 2023 का प्रैक्टिस सेट एंड हो गया, जितना था वो करवा दिया। ये आपका 2022 का कुछ प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, मतलब करवा रहा हूँ, ठीक है। उसमें से आपका इम्पोर्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो दोनों कर लीजिए, ऐसा कोई अलग नहीं है। जितना प्रैक्टिस सेट था आपको 2023 का मैंने वो करवाया, तो 2022 का आपको करवा रहे हैं। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डैश इन अ सेंटेंस? तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डैश इन अ सेंटेंस? जो डैश होता है किसी भी सेंटेंस में, वो क्या इंडिकेट करता है? तो डैश क्या मतलब डैश क्या दिखाता है? तो आपका ऑप्शन सी याद रखना, क्योंकि डैश से है ना कोई चेंज को बताते। डैश किसको इंडिकेट करता है? एक चेंज को दर्शाने के लिए हम डैश का यूज करते हैं, ठीक है। टू इंडिकेट एन एब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थाउट, मतलब जब हमारा कोई सोच या कोई विचार का जहाँ पर चेंजिंग आता है, उसको दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं? डैश का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपका इस तरह से आज जो है टोटल क्वेश्चन जो था हमारा 28 था, क्योंकि ये आपका 22 प्रीवियस ईयर जो है 2022 का था, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ज़रूर आप इसको भी करिए, आपके लिए सब महत्वपूर्ण है। जितना इम्पोर्टेंट होगा मैं सब करवा दूंगा आपके लिए। तो इसमें मिक्स है एक तरह का, बोल सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, यहाँ तक आप अगर आए हो और आप जेन्युइनली एकदम सीरियस प्रैक्टिस लगा ये प्रिपरेशन कर रहे हो बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए, तो आपका देखो प्रीवियस ईयर बना लोगे ना तो रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका तैयारी जो है गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको लेना है तो आप प्रीवियस ईयर से ही गवर्नमेंट कॉलेज पा लोगे। आपको ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना, आपको प्रीवियस ईयर बस लगाना है, उसका सारा नियम रूल याद करते जाना है। इसलिए मैंने हर वीडियो में बोला है कि एक कॉपी लेकर बैठिए और जो भी मैं बताता हूँ उसको आप लिखिए, आपका इंग्लिश तैयार हो जाएगा। और हर सब्जेक्ट में तैयार करवा दूँगा धीरे धीरे अपने चैनल पर। तो आप अगर नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आज क्वेश्चन भी ज़्यादा था, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।